समय है 300 ईसा पूर्व का, तकरीबन अभी से 2300 साल पहले, जब मौर्य साम्राज्य था, या यूं कहा जाए कि मगध का मौर्य साम्राज्य था। इस समय यूरोप के एक देश ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज भारत आते हैं। तो उन्होंने भारत को जैसा देखा, भारत में उन्होंने मगध को जैसा पाया, वो उन्होंने अपनी पुस्तक में जाके लिखा। तो उनके नजर में मगध था कैसा? उन्होंने कुल 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला, मगध इतना समृद्ध था कि यहाँ के जो घर है, यहाँ पे जो महल है, वो बहुत ही भव्य बने हुए थे। ये उनको यूरोप में भी जल्दी देखने को नहीं मिल रहा था। मगध चारों तरफ से। दूसरा बात यह था कि मगध बहुत ही ज्यादा सुरक्षित था, बहुत ही ज्यादा मजबूत था। कोई चाह के भी मगध पे आक्रमण नहीं कर सकता, मगध पे चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मगध चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और हजारों की तादाद पे हाथी, सैनिक, लाखों की तादाद पे सैनिक और हजारों घोड़े मगध की रक्षा करने के लिए 24 घंटे खड़े थे। इतना सुरक्षित था मगध। सिर्फ इतना ही नहीं, मगध में तीसरी बात, शासन और प्रशासन गवर्नेंस बहुत ही अच्छी थी। इतनी अच्छी थी, आमतौर पे लोग अपने शासक से नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं, पर मगध में जितने भी मगधी हैं, जितने भी मगध के लोग थे, अपने शासक से बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब हम आते हैं चौथा, जो कि अभी के समय अगर देखा जाए तो बहुत ही विपरीत बात है। मगध में क्राइम रेट अपराध बिल्कुल भी नहीं था, या यूं कहा जाए लगभग ना के बराबर था, क्योंकि लोग इतने समृद्ध थे, लोगों के पास इतना धन था कि उनको लूट मार, चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं थी। ये आज के बिहार यानी आज के मगध से ये पूरी विपरीत बात है। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य के तकरीबन 600-700 साल बाद, यानी अभी से तकरीबन 1500 साल पहले। ये वही समय है जब गुप्ता साम्राज्य था, या यूं कहा जाए मगध का गुप्ता साम्राज्य था। ये वही समय है, ये मगध का गुप्ता साम्राज्य वही समय है जब भारत ने अपना स्वर्ण काल देखा। ये भारत का गोल्डन एज बोला जाता है। इसी काल में भारत कला, वास्तुकला, ज्ञान, विज्ञान, गणित, चिकित्सा सभी में भारत अव्वल था। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो यही वही समय था जब जो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद का जो सर्जरी होता है, प्लास्टिक सर्जरी होता है, जो अभी तक सिर्फ श्रुति थी, उसको अभ्यास में लोगों पे इसी समय, इसी काल में लोगों पे इसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। इसी समय लोगों तक इसको पहुंचाया गया। और अगर अभी हम बात करें साहित्य की, तो ये वही समय था जब जो रामायण महाभारत हम हर घर में देखते हैं, जो लिखित रूप में हम देखते हैं, पुस्तक के रूप में, रामायण महाभारत अभी तक सिर्फ श्रुति के रूप में थी। ये गुप्ता साम्राज्य ही था जिसने महाभारत और रामायण को पुस्तक का रूप दिया, लिखित रूप से पुस्तक पे उतारा और घर घर तक पहुंचाया। तो इसी समय रामायण और महाभारत अपने अंतिम रूप तक पहुंची। इसके बाद अगर हम वास्तुकला की बात करें, ये तो हो गई साहित्य के बाद। अगर वास्तुकला की बात करें तो हम जितने भी मंदिर देखते हैं अभी, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ मंदिर हो, ये जो मंदिरों की वास्तुकला है यानी आर्किटेक्चर, इसका निर्माण इसी समय किया गया था। अब हम अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो ये गुप्ता साम्राज्य ही था जब मगध के आर्यभट्टा ने इस दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, शून्य की अवधारणा दी। ये वही समय था जब डेसिमल सिस्टम, जो आज हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, दशमलव प्रणाली, इसी समय दशमलव प्रणाली आम लोगों तक पहुंचाया गया, जो कि आर्यभट्टा ने पहुंचाया। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभी तक लोगों को लगता था कि सूर्य धरती का चक्कर काटता है। ये वही समय था जब दुनिया को पहली बार मगध के आर्यभट्ट ने ये बताया कि असल में धरती गोलाकार है और धरती सूर्य का चक्कर काट रहा है। ये अभी से लगभग तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
आज से सिर्फ 450 साल पहले जब इटली के एक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने ये बात कही, तो गैलीलियो गैलीली को वहां के चर्च ने उम्र कैद की सजा सुना दी, यहाँ तक कि उससे फांसी तक की सजा सुना दी गई थी। और हम आते हैं अब नालंदा विश्वविद्यालय में। ये गुप्ता साम्राज्य ही था, मगध का गुप्ता साम्राज्य ही था, जिसने मगध में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय इतना ज्यादा बड़ा था, इतने लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे, दूर दराज से लोग आते थे। जैसे आज लोग अमेरिका, यूरोप में पढ़ने जाते हैं, उसी तरह वहां उस समय लोग मगध में आते थे। मगध में नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जित करने आते थे। तो ये था हमारा मगध। आज जो बिहार है, ये वही मगध है जहां पे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पे महावीर जैन का जन्म हुआ, जहां पे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, और यहीं पे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये वही मगध है जहां पे रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का कॉन्सेप्ट की अवधारणा वैशाली में बहुत पहले ही आ चुकी थी। तकरीबन 2500 साल पहले ये जो फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, ये होती है 250 साल पहले। तब फ्रांस में लोगों को गणतंत्र का मतलब समझ में आता है, लोग गणतंत्र की डिमांड करते हैं। ये वैशाली ने आज से 2500 साल पहले ही देख रखा था। ये वही मगध था, ये वही मगध है जहां पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश दुनिया से लोग इतने भारी मात्रा में आते थे कि उनके ठहरने के लिए बहुत सारे विहारा खुल गए। इतने सारे विहारा खुले कि मगध विहारों का देश बन गया, जहां पे बहुत सारे विहार थे। और यहीं से मगध का नाम आगे चल के बिहार, अब क्योंकि बिहार के लोग बिहार बोल नहीं पाए, तो यही बिहार आगे चल के बिहार पड़ा। तो जो मगध, या यूं कहा जाए जो बिहार इतना गौरवान्वित, जिसकी इतिहास इतनी गौरवान्वित रही है, आज वो बिहार इतना विपरीत कैसे हो गया? आज का बिहार क्या है? आज का बिहार या फिर आज का मगध आप देखिएगा तो ना ही वो सिर्फ पूरे भारत में गरीब है, बल्कि वो 90% अफ्रीका में सबसे गरीब है। अफ्रीका वही जगह है जिसको दुनिया में सबसे गरीब माना जाता है। आज का बिहार 90% अफ्रीका से ज्यादा गरीब है। ज्ञान का ये भूमि 80% अफ्रीका से ज्यादा अशिक्षित है। शक्ति का ये केंद्र, आज जहां पे भी यहाँ के लोग जाते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। कोई नेता कहता है कि बिहार का डीएनए कमजोर है, कोई नेता कहता है, तमिलनाडु के कोई नेता कहते हैं कि बिहार के लोग गोलगप्पा बनाना यही सब जानते हैं, जबकि कोई दूसरा नेता तमिलनाडु का बोलता है कि तमिलनाडु जो टैक्स देता है वो बिहार चला जाता है। तो बिहार इतना गरीब कैसे हुआ? बिहार के नीचे गिरने के 3 मुख्य कारण। पहला कारण, जब खिलजी आता है तो वो बिहार की आत्मा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है, जिससे जो बिहार की धरोहर थी, ज्ञान की धरोहर, जो बिहार की आत्मा थी, वो बिहार से छिन जाती है। काफी दिनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जली, तब जाकर के वहां पे नालंदा समाप्त हुई। इतने किताबें थे, इतने पुस्तकें थे वहां पे। जो दूसरा सबसे बड़ा वजह माना जाता है वो होता है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो आता है आजादी के बाद। आजादी के बाद भी बिहार और तमिलनाडु दोनों तकरीबन एक समान थे जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में। पर होता यह है कि बिहार के पास बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, चाहे लोहा हुआ, चाहे कोयला हुआ, बहुत सारे थे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिहार में थी उस समय। पर होता क्या कि बिहार किसी तट के सामने नहीं है, समुद्री तट के सामने नहीं है बिहार। तो होता क्या है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती है उनको आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाती है। इसके तहत क्या होता है कि कोई कंपनी अगर तमिलनाडु में या फिर कोई दूसरे तटीय इलाके में अपनी कंपनी लगाना चाहती है, कारखाना लगाना चाहती है, तो जो बिहार से उस जगह पे लेके जाने का जो खर्च होगा ये भारत सरकार देगी। इससे ये हुआ
कि अब जो खनिज, जो लोहा बिहार में जिस कीमत पे मिल रहा है, वही लोहा अब तमिलनाडु या फिर दूसरे तट इलाके पे, चेन्नई में अगर सेम ही कीमत पे, एक ही कीमत पे मिलेगा, तो कोई भी कंपनी बिहार में क्यों लगाएगी फैक्ट्री या कारखाने? वो सभी कंपनी क्या की जो बिहार में भी थी, वो यहाँ से निकाल के अपने कंपनियों को भारत के तटीय इलाकों पे चली गई। एक तो जो बिहार में कंपनी और कारखाने थे वो छिन गए, दूसरा जो और कारखाने आने वाले थे वो कारखाने नहीं आए। तो जब भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो बिहार से ये ट्रेन छूट गई। तो अगर आप देखिएगा, कोई भी प्रदेश अपने खनिजों को, अपने खजानों को इतनी आसानी से नहीं देता है। अगर आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान का किस्सा देखोगे तो वहां पे दिक्कत ही यही है कि बलूचिस्तान नहीं चाहते कि उनके खनिज पाकिस्तान अपने पास ले ले, इस वजह से वो अलग होने की मांग करते हैं। पर ये बिहार था जिसने सिर्फ अपनी परवाह छोड़ के देश की तरक्की के लिए ये बलिदान दिया। ये बलिदान बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी कंपनी भारत नहीं आ रही थी। वो बिहार तो आ रही थी, पर भारत बहुत सारी कंपनी नहीं आ पा रही थी। तो बिहार ने सोचा कि भले बिहार में रोजगार कम हो जाए, पर क्योंकि देश में रोजगार बढ़ेगा, तो ये बलिदान बिहार का था इस देश के लिए। तो आज ये जितने भी अनपढ़ लोग, अनपढ़ नेता कुछ भी बकवास कर देते हैं, तमिलनाडु में टैक्स भरा जाता है वो बिहार आता है, या फिर तेलंगाना का डीएनए बिहारियों से अच्छा है, ये जितने भी बकवास करते हैं, ये लोगों को कुछ इतिहास पता ही नहीं है। ये वो मूर्ख लोग हैं। ये तो हुआ दूसरा वजह। तीसरा वजह जो होता है वो होता है जब इस ज्ञान की धरती में, इस ज्ञान की भूमि में, बुद्धा की नगरी में, जो कि शांति का प्रतीक है, वहां पे जब गुंडा राज्य आता है, तो बच्चों को, जिन बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए, जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उन बच्चों से शिक्षा छीन के उनके हाथों में कट्टे, पिस्तौल दे दिए जाते हैं। ये बिहार की, मगध की आत्मा पे चोट होता है। एक तो जो इंडस्ट्री बाहर से आनी चाहिए बिहार में, वो तो और भी आनी कम ही हो गई इस गुंडे राज की वजह से। पर जो भविष्य ज्ञान की तरफ जानी चाहिए थी, जो भविष्य के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, वो भविष्य कट्टे लेकर के एक दूसरे का खूनी दुश्मन बन गया। आज भी बहुत सारे बिहार के बच्चे जो इससे उबर नहीं पाए, आज भी बहुत सारे बिहार के बच्चे हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे रंगदार। ये बिहार की आत्मा पे चोट थी। इस वजह से बिहार धीरे धीरे करके आज इतना गरीब, इतना अशिक्षित और इतना कमजोर बन चुका है। ये देखिए, क्या नाम हुआ? केशव कुमार। किसका, क्या है ये झंडे में, किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। लालू यादव तेजस्वी का। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो केशव? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। बड़े होके क्या बनना है केशव को? बड़ा होके हाँ। रंगदार बनना है। रंगदार बनना है? हाँ। बाहुबली बनोगे जी? हाँ हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। क्या अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बन के लूटपाट करेंगे, मार देंगे उसको। कितने साल के हो? कल उसको मार देंगे, परसों उसको मार देंगे। अभी सुने हो अनंत सिंह के बारे में जानते हो? हाँ, हम जानते हैं। कौन? अनंत सिंह बाहुबली मार दिया, जेल चल गया। किसको मारा है? मारा दुलारचंद यादव को। दुलारचंद कौन है? दुलारचंद कौन है? उसका घर है कर्रा देंगे उधर है। तो तुमको बड़े होकर के रंगदार बनना है। हाँ। रंगदार क्या होता है पता है तुमको? हाँ पता है। क्या है बताओ थोड़ा। रंगदार क्या है? रंगदार मार देता, हो गया, गोली मार देता है। हाँ बस। तो स्कूल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। फिर नीतीश कुमार की सरकार आती है, जिससे बिहार धीरे धीरे वापस पटरी में आना शुरू होता है। पर ये घाव गुंडा राज का इतना गहरा था कि बिहार को पूरी तरह से पटरी में, अभी तक पूरी तरह से पटरी में आ भी नहीं पाया। दौड़ना तो दूर की बात है। आम बिहारी आज अफ्रीका, आधे अफ्रीका से बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति में है। बिहार में जो जात के नाम पे आग लगाई गई है, इससे बिहार अभी तक जूझ रहा है। ये आग लगाई गई ताकि कुछ अनपढ़ बैल राज कर सके, राजा बन सके। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अनपढ़ बैल नेताओं की वजह से ही बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है उनको आवाज मिली है। शिक्षा इन्होंने छीन ली है, सिर्फ आवाजें दी हैं ताकि ये उनकी
वाहवाही कर सके। अगर आप शिक्षा दे दोगे तो ये थोड़ी बैल को अपना नेता मान के बैठेंगे, ये चाहेंगे कि इनका नेता भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसा हो। तो शिक्षा छीन करके आवाज दे के आप क्या करवाओगे? भीख मंगवाओगे या सिर्फ अपनी वाहवाही करवाओगे? यही काम हुआ है, फ्रॉड हुआ है जात के नाम पे और आज तक होते आ रहा है। क्यों हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है? क्यों इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है? क्योंकि उनको आत्मविश्वास रहता है कि अगर हमारे पिता कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और ये आत्मविश्वास से ही डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, वकील का बच्चा वकील बनता है। ये आत्मविश्वास बिहार में तभी आएगा जब बिहारी को पता चलेगा कि बिहार के पूर्वज कौन थे। वो शेर थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे। वो कोई अनपढ़ छुट्टे बैल नहीं थे जो चारा खा के गोबर करते फिरेंगे। आप कभी किसी तमिल के घर में जाओगे तो आपको हो सकता है राजा राजा शोड़ा या फिर रामानुजम की तस्वीर देखने को मिलेगी उनकी दीवारों पे। अगर आप कभी किसी मराठी व्यक्ति के घर में जाओगे तो आपको उनके घरों में देखने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, क्योंकि उनको पता है कि उनके पूर्वज ये हैं, कोई आम छुट्टा नेता नहीं है। पर वही जब आप किसी बिहारियों के घर में जाएंगे, किसी मगधी के घर में जाएंगे, तो क्या आपको देखने को मिलती है ये तस्वीरें? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर देखने को मिलती है? क्या चाणक्य की तस्वीर देखने को मिलती है? क्या सम्राट अशोका की तस्वीर देखने को मिलती है? यही फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, हमारी पहचान छीनी गई है। जिस दिन बिहारियों ने अपना सुनहरा इतिहास देख लिया, उस दिन आप बिहारियों को गुलाम नहीं बना सकते। मगध को उठने की जरूरत है, क्योंकि मगध उठेगा तो ना ही सिर्फ मगधियों का विकास होगा बल्कि पूरे भारत का विकास होगा। क्योंकि मगध मैं नहीं बोलता है, मगध हम बोलता है। मुझे विकास करना नहीं, हमें विकास करना है। मगध पूरे समाज की बात करता है। मगध उठेगा तो विश्व का विकास होगा और इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। हमें वापस मगध को ज्ञान की धरती बनाना। इस वीडियो को शेयर करके बिहारियों तक पहुंचाइए। बिहारियों को पता होना चाहिए कि उनका पहचान क्या है। हमें अपनी पहचान वापस लेनी होगी, जो पहचान हमसे छीन ली गई है। तभी मगध उठेगा। मगध का उठना जरूरी है। मगध उठेगा तो ना ही सिर्फ बिहार का विकास होगा बल्कि पूरे भारत का विकास होगा। इन वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जो बिहार को बहुत ही शर्मिंदगी से देखते हैं या बिहारियों को बहुत ही निचला स्तर पे मानते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये मगध ज्ञान की धरती रही है, विकास की धरती रही है। ये मगध वीरता और शौर्य की धरती रही है। जय बिहार, जय मगध, जय भारत। चंद्रगुप्त मौर्य की जय, सम्राट अशोका की जय। धन्यवाद।